जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया और खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन खेल भावना, एकता और शांति के मूल्यों को समर्पित है। ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि समर्पण, साधना और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2036 का ओलंपिक आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस मौके पर हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि इस ओलंपिक में उत्तराखंड से ज्यादा एथलीट शामिल हो सकें और इसी हिसाब से अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। तो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई गई और समर्पण, साधना और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, ये बात कही गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते उन सभी का सम्मान किया गया। सभी मौजूद रहे। समर्पण, साधना और राष्ट्रीय गौरव का ये प्रतीक है, ये बात कही गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्या, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज मैं उत्तराखंड के समस्त खिलाड़ी गणों को, पूरे देश के खिलाड़ी गणों को और पूरे विश्व के खिलाड़ी गणों को जो है आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से अपने इस देवभूमि में, जहाँ देवभूमि है, जहाँ सैन्य भूमि है, उसे खेल भूमि की ओर अग्रसर हम 30th नेशनल गेम के आयोजन के साथ में हम लोग कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो हो चुका है। लगातार वो क्रम बढ़ा है और आज पहली बार पूरे अब तक में राज्य बनने के बाद में पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है विभाग सेलिब्रेट कर रहा है। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो खिलाड़ीगण हैं वो सम्मानित किए गए हैं और निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश भर में जो है ओलंपिक दिवस हर जिले में मनाया जा रहा है। तो एक कोशिश है कि खेल भावनाओं को और खिलाड़ियों को और खेल के संसाधनों को और डेवलप किया जाए और उसकी भावनाओं को जो है उनके अंदर पिरोया जाए। तो एक कोशिश है। मैं समझती हूँ आने वाले समय के लिए जब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में 2036 ओलंपिक जो है वो भारत में उसका आयोजन होश और अग्रसर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो तैयारियां हम लोगों की हो रही है, निश्चित रूप से 2036 में उत्तराखंड के बच्चे भी जो है प्रतिभागी बनेंगे और मेडलिस्ट बनेंगे। उस और जो है विभाग की लगातार निरंतर कोशिश चल रही है। और वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद विपक्ष ने सरकार पर इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि आरक्षण के मसले पर सरकार कुछ झोल करने जा रही है और अब हाईकोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है तो ये बात सबके सामने आ चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक और कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। आरक्षण विवाद पर सुनवाई के दौरान ये रोक लगाई गई। तो 2 चरणों में पंचायत के चुनाव होने थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो कि 2 चरणों में होने थे, हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। शून्य करने का आज एक बार फिर से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के मुंह पे करारा तमाचा लगाने का कार्य किया है और जिस दिन से सरकार ने 1-2 दिन के अंतराल में 2 जियो जो है लाने का कार्य किया था, उस दिन से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आरक्षण के जो मसला है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल झाल नजर आ रहा है और ये बात हाईकोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। हम भी ये कह रहे थे कि जब आप जनगणना 2011 के को जो है बेस बना करके आरक्षण डिसाइड कर रहे हैं तो 2014 और 2019 में जिस प्रक्रिया के तहत जो है आरक्षण तय हुए उस प्रक्रिया को शून्य करने का क्या मतलब है और रोस्टर खत्म करने का क्या मतलब है, और इस बात पे स्थिति कोर्ट में स्पष्ट करने में असमर्थ रही। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की रोक लगाने के बाद विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि आरक्षण के मसले पर सरकार कुछ झोल करने जा रही है और अब हाईकोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है तो ये बात सबके सामने आ चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो आरक्षण विवाद पर सुनवाई के दौरान रोक लगाई गई और यहां करण माहरा की ओर से कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया गया।
हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार इस मसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोर्ट की ओर से जो स्टे लगाया गया है उसके बाद कई सवाल सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन करण माहरा की ओर से इस फैसले का स्वागत भी किया गया। कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। हाई कोर्ट ने जो बातें हम लोग उठा रहे थे लगातार, रोस्टर जीरो करने से लेके दो पत्र, मतलब एक 9 तारीख को पत्र लिखा गया है, फिर एक 11 तारीख की डेट में आया जो 15 तारीख को जिलों में पहुंचा, उसको लेके हम लोगों के ऑब्जेक्शंस थे, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। मैं उसके लिए कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं। और ये बात भी साबित होगी कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी वो सही साबित हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आज हम यहाँ आए, हमने कहा कि जो रोस्टर पद्धति इन्होंने अब जो लागू हुआ है उससे जो 4 और 5 नंबर के रोस्टर में जो आगे थे हमारे, उन लोगों के लिए तो जीवन भर के लिए अब नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो आज 40-45 साल का बंदा है और उसका इस में रोस्टर जीरो होने से नंबर रह गया, अब उसका नंबर 25 साल बाद आएगा, तब तक वो 80 साल क्रॉस कर जाएगा। तो मतलब आपने किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने के हमने उन्हीं बिंदुओं का जिक्र किया जिसके लिए लगातार एक नाराजगी खड़ी और उनका हक छीना जा रहा था। जो प्रजातंत्र की जो अवधारणा है, जो सरकारी का अवधारणा है, उसको खत्म किया जा रहा था। और यहाँ तक कि इस ज्ञान में आया है हमारे पास, हमने प्रमाण भी दिए हैं कि नगर निकाय में जिन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, उनको ग्रामीण क्षेत्र में उनके नाम सम्मिलित करके मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए गए हैं। ये हमने इस बात की भी जानकारी दी, प्रमाण सहित दी है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने कहा कि आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस रुड़की में गतिमान है, जिसे शीघ्र जारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि स्थिति से अवगत कराते हुए उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्यायालय की पूर्ण गरिमा एवं निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मान करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मत रूप से संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है। तो आरक्षण व्यवस्था से संबंधित अधिसूचना की प्रक्रिया गतिमान है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा इसे। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर आज जिला अधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जिले के विकास, जन कल्याण और आगामी प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी दी। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मीडिया से औपचारिक संवाद किया है और जिले की प्रगति के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई है। डीएम प्रशांत आर्य ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा का सुचारू और सुरक्षित संचालन करना है। तो चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखना है प्राथमिकता, ये कहा गया डीएम की ओर से। जिलाधिकारी ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिला अधिकारी ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर इस दौरान जानकारी दी। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हुए, प्रेस वार्ता की गई। चार्ज लेने के बाद से जो पहला प्रायोरिटी है वो है हमारा पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता और हमारा अधिसूचना भी जारी हुई है, तो उसी के क्रम में आज ट्रेनिंग भी है, ड्यूटीज लगी हैं, सारा तैयारियां अपना एज इट इज शुरू हो गई हैं। तो चूँकि ये महत्वपूर्ण काम है और समय चूँकि लिमिटेड है, तो हम लोगों का जिम्मेदारी बढ़ती है। तो मीडिया आप लोगों से भी मेरा सहयोग है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी जनता तक जानी है
उसमें आप भी हमें सहयोग करेंगे और वो जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम जनता तक पहुंचा पाएँ और निरपेक्ष, निष्पक्ष और एक क्लीन इलेक्शन हम लोग इस बार कराएं। चुनौती सर जैसे बारिश भी चुनौती के लिए मानसून का समय चल रहा है और बारिश का अभी तो ठीक है स्थिति, लेकिन कभी कोई वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट नेचर। तो मानसून को लेकर हमारी तैयारियां, जो हमारा कंट्रोल रूम है और सारे अधिकारीगण हैं और पूरा सिस्टम है सेक्टर वाइज, जोन वाइज। और भाजपा के संस्थापक रहे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर देहरादून भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक देश एक विधान एक निशान की जो सोच श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी थी, उसी पर भाजपा ने कार्य किया और आज देश भर में उनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो पार्टी के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, और तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मौके पर तमाम भाजपा के लोग मौजूद रहे, पार्टी के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित भी की। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर नगर पालिका शिवालिक नगर के चेयरमैन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसी को लेकर आज चेयरमैन राजीव शर्मा के खिलाफ निर्दलीय सभासदों और उनके समर्थकों ने शिवालिक नगर चौक पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की। सभासद अमरदीप सिंह ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में फर्जी टेंडर जारी कर बिना काम कराए भुगतान किया जा रहा है और फर्जी मरम्मत कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। निर्दलीय सभासदों और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन कर पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। और सबका धन्यवाद है कि इतनी अच्छी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए पिछले हफ्ते सबने अखबारों में पढ़ा 5.6 करोड़ रुपए का यूनिफॉर्म घोटाला, सब चुपचाप बैठे हुए ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, लेकिन सब कुछ बाकी जीरो है, इनका सब कुछ माइनस में है। उसके बाद आप ये लगाइए 6.8 करोड़ का लाइट घोटाला, जो हमने बताया कि भाई इतना बड़ा स्कैम हुआ है, वो जांच चल रही है, वो चली रही है। उसके बाद डोर टू डोर का स्कैम हम बार बार सामने रखते हैं, किस तरीके से नगर पालिका गलत काम कर रही है। इतने सारे स्कैम हम विद एविडेंस दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अपने व्यक्तिगत। वहीं प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर एक बार फिर रोक लग गई है। ये रोक नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए लगाई है, जिस कारण अब प्रदेश में एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कुछ समय के लिए टल गए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किए गए आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती दी और याचिकाओं की सुनवाई की। वहीं कोर्ट के फैसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि न्यायालय के निर्णय का अध्ययन सरकार करेगी और उसके बाद अगला फैसला लेगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है और जब चुनाव आयोग अग्रिम आदेश जारी करेगा, पार्टी चुनाव मैदान में उतर जाएगी। हरिद्वार के एआरटीओ कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए एक पहल की गई है। हरिद्वार के एआरटीओ कार्यालय में लोगों के लिए सुविधा को लेकर ये पहल की गई है। तो ये एक नई शुरुआत, लोग कार्यालय में टोकन लेकर अब काम करवा रहे हैं। एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा की ओर से यहाँ टोकन व्यवस्था लागू की गई है। ऑफिस में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले लोग यहाँ टोकन लेकर अपना काम करा रहे हैं। इसमें उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। यहाँ वेटिंग रूम में जो लंबी लंबी कतारें लगती थी, अब स्क्रीन में टोकन नंबर डिस्प्ले हो जाता है, जिसके बाद लोग आसानी से अपना काम करवा रहे हैं। तो वो लंबी लंबी कतारें अब देखने को नहीं मिल रही हैं। एआरटीओ कार्यालय में टोकन व्यवस्था जब से लागू की गई है, तब से लोगों को थोड़ी राहत है। स्क्रीन पर उनका टोकन नंबर दिखाई देता है और उसी के मुताबिक उनका जब नंबर आता है तब उनका काम किया जाता है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है। तो मतलब काफी इजी एक्सेस मुझे लगा। मतलब जो पहले ये था कि बीच में एजेंट होते थे, बाकी सारी चीजें थी, इस बार मुझे वो कुछ महसूस नहीं हुई। मुझे लगा एक स्क्रीन है, इसमें सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, आपका नाम आ जाता है,
एंड जैसे ही आपका नाम आता है, आपको किस विंडो में जाना है ये पता चल जाता है, तो आप जाइए उस विंडो में, आपका सीधे आपका डॉक्यूमेंट दिखाइए। देखिए यहाँ पे ये प्राय पहले देखा गया था कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस खिड़की पे जाना है, जो भी उनका पर्टिकुलर काम है उसके लिए। तो एक हमने इन हाउस हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं। और वहीं देहरादून में सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण से लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब नगर निगम ने देहरादून में पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना शुल्क बढ़ाने का विचार कर दिया है। नगर निगम देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि जो निराश्रित पशु हैं उनको रखने के लिए गौशालाएं बनाई हुई हैं, लेकिन जो अपने निजी पशुओं को भी सड़क पर छोड़ रहे हैं उनके लिए जुर्माना शुल्क भी बढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए अगली बोर्ड बैठक में निर्णय भी लिया जाएगा। देखिए, जो निराश्रित पशु हैं इनके लिए निगम ने विशेष व्यवस्था कर रखी है, और ऐसे पशु क्योंकि सड़कों में वो दुर्घटना का कारण बनते हैं और खुद को भी उनको नुकसान पहुंचता है और उनकी वजह से किसी और को जान माल के भी नुकसान होता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए कुछ हमने जो है वो गौशाला वगैरह हमने बनाई हुई है, और ऐसी जो हमारी शंकरपुर की गौशाला है और हमारी तमाम यहाँ पर गौशाला जो है उनमें ऐसे पशुओं को रखा जाता है। वहीं चारधाम यात्रा में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते एक सप्ताह में धाम में प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। वहीं अब तक केदारनाथ धाम में 3,81,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते एक सप्ताह से केदारनाथ में 20,000 से अधिक यात्री दर्शन कर रहे हैं। 30 अप्रैल से 18 मई तक चारधाम यात्रा में 9,52,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि ये कहना गलत है कि धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या घटी है। तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम में लगातार इन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन यहां पर कर रहे हैं। 3,81,000 श्रद्धालु अब तक केदारनाथ में दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री और श्री यमुनोत्री के पावन धामों में, और इस वर्ष अब तक करीब 32 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड हमारी देवभूमि, ये केवल हिमालय की गोद में बसा एक प्रदेश नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की जीवन धारा है। लेकिन इस बार एक सुखद परिवर्तन देखने में आ रहा है। अब श्रद्धालु सिर्फ चारधाम तक सीमित नहीं है, वो श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर, श्री हेमकुंड साहिब, श्री जगन्नाथ मंदिर, उत्तरकाशी जैसे अन्य पवित्र स्थलों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, ये एक सामाजिक और आर्थिक जागरण है। इन तीर्थ स्थलों पर बढ़ते कदम स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए द्वार खोल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर एक बार फिर न्यायालय की तलवार लटक गई है। आरक्षण को लेकर रोस्टर में खामियां और उसके बाद याचिकाकर्ताओं की याचिका पर कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में चुनाव आयोग भी न्यायालय के इस निर्णय का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कहना है कि उन्हें भी अभी सूत्रों के हवाले से ही चुनाव स्थगित होने की सूचना मिली है।